जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज से साथियों यूपीटीजीटी 2024-25 की फिजिकल एजुकेशन सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पे, जिसका पार्ट 1 आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और इस सीरीज़ की खासियत ये है साथियों कि हम इसको प्रॉपर सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं साथियों। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए अपने सभी साथियों को शेयर करें। और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे साथियों। और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, साथ ही बेल आइकन भी हिट किया होगा, और चैनल को ज्वाइन बटन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। और एक और गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए साथियों कि 2 से 3 दिन में आपको यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन की नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी हमारे पास, जो कि आपको व्हाट्सएप पे दिए गए, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आपके सामने, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज करिएगा फॉर नोट्स के लिए, तो वो हमारे पास से आपको अवेलेबल हो जाएंगे 2 से 3 दिन में साथियों। और ये नोट्स बहुत ही रिलायबल रेट्स में रहेंगी, ठीक है, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और बात करूं एग्ज़ाम के बारे में यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन के साथी, तो परेशान नहीं होना है। यूट्यूब पे मैसेजेस और साथ ही वीडियोस चल रही हैं साथियों, जिसमें दिसंबर लास्ट या जनवरी में एग्ज़ाम की बातें हो रही हैं, बट मुझे जहाँ तक जानकारी है साथियों, एग्ज़ाम आपका अप्रैल लास्ट से पहले नहीं होने वाला है। बट फिर भी प्रिपरेशन आप अच्छी करके रखिए, ठीक है। प्रिपरेशन आप अपनी अभी से लगा करके चलिए, क्योंकि आयोग लगा हुआ है पूरी तरीके से। अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स कंप्लीट हो गए तो मे भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स करवा लिए जाएं जनवरी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस न्यूज़ को, उस खबर को मैं नेगलेक्ट करता हूँ, बट प्रिपेयर्ड रहिए, अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से रखिए। जो भी साथी थ्योरी क्लास अटेंड करना चाहते हैं, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, साथ ही आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं थ्योरी क्लास में, जहां से आपका पूरा सिलेबस, लगभग 50% सिलेबस इसी चीज़ पर डिपेंड है, तो वो आपके वहाँ से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाली। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन सीरीज़ की पहली क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया साथियों। पहला क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि किन टॉपिक्स को हम आप डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो 10 मेन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीटीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। जिसमें हम डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल एजुकेशन के, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन, शेल्डर और क्रेशमर के जो बॉडी टाइप्स के क्लासिफिकेशन है उनको भी, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे। फिजिकल एजुकेशन का सोशल बेसिस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इन 10 टॉपिक्स से 100% एक ही क्वेश्चन आता ही है साथियों, ठीक है। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन की, तो देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? उच्च एथलेटिक प्रदर्शन प्राप्त करना, व्यक्ति का समग्र विकास, खेलों के नियम और विनियम सीखना, शैक्षणिक कौशल में सुधार करना, अचीविंग हाई एथलेटिक परफॉर्मेंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, टीचिंग स्पोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इम्प्रूविंग एकेडमिक स्किल्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। व्यक्ति का समग्र विकास करना ही फिजिकल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ओके, नहीं है पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, मोटर कौशल विकसित करना, निष्क्रिय आदतों को बढ़ावा देना,
टीम वर्क और सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग फिजिकल फिटनेस, डेवलपिंग मोटर स्किल्स, एनकरेजिंग सेडेंटरी हैबिट्स, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड सोशल स्किल्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आपका जवाब बिल्कुल सही है साथियों, निष्क्रिय आदतों को बढ़ावा देना। ओके, एनकरेजिंग सेडेंटरी हैबिट्स, ये फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य नहीं है साथियों। बाकी ए, बी और सी फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य होंगे, ए, बी और डी। आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे साथियों, तीसरा क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ और एम्स होलिस्टिक ग्रोथ। इससे रिलेटेड हमें मैच करना है, A1 A2 A3 को B1 B2 B3 से हमें मैच करना है। आपके ऑप्शंस यानी कि कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ से आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन डेफिनेशन क्या है, शारीरिक फिटनेस को सुधारने, मोटर कौशल को विकसित करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम। बिल्कुल ऑप्शन A1 का B1 ही सही होगा। ठीक है, A2 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन B3। ठीक है, प्रमोट्स टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड सोशल स्किल्स। ठीक है, टीम वर्क अनुशासन सामाजिक कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो उसका उद्देश्य है। वहीं अगर एम की बात करें होलिस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोकस ऑन फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, चौथा क्वेश्चन, नियमित शारीरिक गतिविधि करने से कौन सा जैविक कार्य सीधे सुधरता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर क्वेश्चन होने वाला है ये। ओके, सो विच बायोलॉजिकल फंक्शन इज डायरेक्टली इम्प्रूव्ड बाय रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का समन्वय, प्रतिरक्षा तंत्र का दमन, चयापचय में कमी या हार्मोनल असंतुलन, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, इम्यून सिस्टम सप्रेशन, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल इम्बैलेंस। सो नियमित शारीरिक गतिविधि से कौन सा जैविक कार्य सीधे सुधरता है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का समन्वय, ठीक है, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, ये गतिविधि है जिससे जैविक कार्य सीधे सुधरते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इम्प्रूव्ड होते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में मोटर विकास का महत्व क्या है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, शैक्षणिक ज्ञान का निर्माण करता है, मानसिक तनाव को रोकता है या फिर शारीरिक प्रदर्शन में सुधार करता है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, इम्यून सिस्टम सप्रेशन, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, ये इंग्लिश वाले ऑप्शंस यहाँ पर गलत टाइप हो गए, आप हिंदी के साथ जाइएगा। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा में मोटर विकास का महत्व पूछा गया है, क्या होगा, आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, शैक्षणिक ज्ञान का निर्माण करेगा, मानसिक तनाव को रोकने का काम करेगा या फिर शारीरिक प्रदर्शन में सुधार करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल सही है। ठीक है, शारीरिक प्रदर्शन में क्या करता है, सुधार करने का काम करता है। ओके, आपकी जो फिजिकल परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने का काम कौन करता है, मोटर डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिकल एजुकेशन में इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर
छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फिजिकल बेसिस शारीरिक आधार, बायोलॉजिकल बेसिस जैविक आधार, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस बीमारियों की रोकथाम, इससे रिलेटेड सही चीज़ों को हमें मैच करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का, तो फिजिकल बेसिस यानी शारीरिक आधार की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा साथियों, कार्डियोवास्कुलर स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और मुद्रा का प्रभाव। A1 का सही ऑप्शन B1 हो जाएगा। बायोलॉजिकल बेसिस की अगर हम बात करें इसका क्लियर कट सामने ही होगा, B2 हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल तंत्र और मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव होता है बायोलॉजिकल बेसिस का। इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। प्रिवेंशन डिजीज बीमारियों में रोकथाम की बात करें तो इसका सही मैच हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस, शारीरिक शिक्षा जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में वंशानुगत कारक कौन सा है। ओके, शारीरिक शिक्षा में वंशानुगत कारक कौन सा है। विच फैक्टर इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड फिजिकल एजुकेशन। प्रशिक्षण सुविधाएं, शरीर संरचना, सामाजिक आर्थिक स्थिति या फिर पोषण संबंधी आदतें। ठीक है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, बॉडी कंपोजिशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या फिर न्यूट्रिशनल हैबिट्स। सो विच फैक्टर इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में वंशानुगत इन चारों में से कारक कौन सा होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, शरीर की संरचना। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो शारीरिक शिक्षा में वंशानुगत कारक कौन सा है, बॉडी कंपोजिशन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा साथियों, पर्यावरण शारीरिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है साथियों। आनुवांशिक क्षमता निर्धारण करके, पोषण और प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से, वंशानुगत गुणों को बदलकर या फिर चयापचय कार्यों को नियंत्रित करके साथियों। ठीक है, हाउ डज द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट। बाय डिटरमाइनिंग जेनेटिक पोटेंशियल, through exposure to nutrition and training facilities, by altering inherited traits, otherwise by controlling metabolic functions. So 8वां क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण शारीरिक शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, पोषण और प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से। ओके, थ्रू एक्सपोजर टू न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। ठीक है, पर्यावरण शारीरिक शिक्षा को जो प्रभावित करता है वो पोषण और प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, इसको हमें सही तरीके से मैच करना है। तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा साथियों, हेरिडिटी वंशानुगतता, तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो क्या होगा, इनहेरिटेड ट्रेट्स लाइक हाइट, बॉडी कंपोजिशन एंड फिजिकल एबिलिटीज। वंशानुगत लक्षण जैसे ऊंचाई, शरीर की संरचना और शारीरिक क्षमता। ठीक है, ये आपकी हेरिडिटी वंशानुगत है, माता पिता से आपको प्राप्त होती है। एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट का जो करेक्ट मैच हो जाएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रिशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। पोषण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रभाव आपके एनवायरनमेंट पड़ता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, आनुवांशिक प्रभाव, तो जेनेटिक फैक्टर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल। आनुवांशिक कारक शारीरिक और मानसिक क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर सामने ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, 10वां सवाल एक अच्छा सवाल है। शारीरिक शिक्षा में पुरुषों और महिलाओं के बीच मुख्य शारीरिक अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों।
ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन फिजिकल एजुकेशन? पुरुषों में अधिक लचीलापन होता है, महिलाओं में अधिक मांसपेशियां होती हैं। पुरुषों में मांसपेशियों की शक्ति अधिक होती है या फिर महिलाओं में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। मेल्स हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फीमेल्स हैव मोर मसल मास, मेल्स हैव ग्रेटर मसल स्ट्रेंथ और फीमेल्स हैव हायर बोन डेंसिटी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? 10वें सवाल 10वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। पुरुषों में मांसपेशियों की शक्ति अधिक होती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो मुख्य शारीरिक अंतर होता है, तो पुरुषों की जो मांसपेशियां होती हैं वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, मेल्स हैव ग्रेटर मसल स्ट्रेंथ महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? 11वां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाएं सामान्यतः पुरुषों से बेहतर लचीलापन क्यों रखती हैं? ये भी आपका मेल एंड फीमेल के डिफरेंस से बिटवीन है। यहाँ इन टॉपिक्स आपसे 100% एक क्वेश्चन बनना ही बनना है साथियों। ठीक है, सो why do females generally have better flexibility than males? Higher bone density, hormonal influence of estrogen, greater body mass या फिर reduce muscle coordination? अधिक हड्डी का घनत्व, एस्ट्रोजन का हार्मोनल प्रभाव, अधिक शरीर द्रव्यमान या फिर मांसपेशियों के समन्वय में कमी। इन चारों कारण में से कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से महिलाओं में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बेहतर होती है पुरुषों की अपेक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, एस्ट्रोजन हार्मोनल प्रभाव की वजह से। ठीक है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, इसकी वजह से पुरुषों से बेहतर लचीलापन आपके महिलाओं में होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, निम्न में से कौन सा कारक पुरुषों और महिलाओं की खेल प्रदर्शन में सबसे अधिक अंतर डालता है साथियों? ठीक है, शरीर में वसा का प्रतिशत, हार्मोनल अंतर, सांस्कृतिक मानदंड या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स द मोस्ट? बॉडी फैट परसेंटेज, हार्मोनल डिफरेंसेस, कल्चरल नॉर्म्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12? 12वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, हार्मोनल डिफरेंस की वजह से, हार्मोनल अंतर की वजह से यही वो कारक है जो पुरुषों और महिलाओं की खेल प्रदर्शन में सबसे अधिक अंतर डालता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? महिलाएं अक्सर सहन शक्ति गतिविधियों में पुरुषों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती हैं, क्यों? क्यों करती हैं भाई? कम शरीर का वजन होता है इसलिए, अधिक लचीलापन होता है इसलिए, अधिक वसा का भंडारण होता है इसलिए, या फिर बड़ा फेफड़े की क्षमता बड़ी होती है इस वजह से? सो व्हाई डू फीमेल्स ऑफन शो बेटर परफॉर्मेंस इन एंडोरेंस एक्टिविटीज कंपेयर टू मेल्स? अ लोअर बॉडी वेट, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फैट स्टोरेज और लार्जर लंग्स कैपेसिटी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? 13वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। अधिक वसा भंडारण के कारण महिलाएं अक्सर सहन शक्ति गतिविधियों को पुरुष की तुलना में बेहतर करती हैं साथियों। ठीक है, ग्रेटर फैट स्टोरेज की वजह से। ठीक है, ग्रेटर फैट स्टोरेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, सो मैच ऑफ द फॉलोइंग की अगर हम बात करें, फिजिकल डिफरेंसेस मेल्स, शारीरिक अंतर पुरुष हो गया, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस फीमेल्स, मानसिक अंतर महिलाएं, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल प्रभाव, इससे रिलेटेड में मैच करने हैं यहाँ पर। तो सही मैच क्या होगा दोस्तों? फिजिकल डिफरेंस मेल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका A1 का B2 हो जाएगा यहाँ पर साथियों। ओके, तो जो फिजिकल डिफरेंस होगा मेल्स का उसमें क्या होगा? मेल्स हैव मोर मसल मास एंड स्ट्रेंथ, पुरुषों के पास अधिक मांसपेशियों का द्रव्यमान और ताकत होती है। वहीं साइकोलॉजिकल डिफरेंस फीमेल्स की अगर हम बात करें
तो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा साथियों B3 आपका, ठीक है। फीमेल्स ट्रेंड टू हैव बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडोरेंस इन सम एक्टिविटीज़, महिलाएं कुछ गतिविधियों में अधिक लचीलापन और सहन शक्ति दिखाती हैं। A3 की बात करें तो इसका करेक्ट मैच B1 हो जाएगा। हार्मोनल डिफरेंसेस, टेस्टोस्टेरोन वर्सेस एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो हार्मोनल अंतर ताकत और सहन शक्ति को प्रभावित करते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की बात करें, अगर हार्मोनल प्रभाव की हम बात करें तो, ठीक है। इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला साथियों, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, शेल्डन के अनुसार, क्लासिफिकेशन बाय शेल्डन और क्रैशमर के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। शेल्डन के अनुसार कौन सा शरीर प्रकार सहन शक्ति गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन में, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। तो शेल्डन के अनुसार कौन सा शरीर का प्रकार सहन शक्ति और गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ या पाइकनिक, ठीक है। विच बॉडी टाइप अकॉर्डिंग टू शेल्डन इज बेस्ट सूटेड फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज, ओके। एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और पाइकनिक। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल सही है, एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एक्टोमॉर्फ शेल्डन के अनुसार शरीर का वह प्रकार है जो सहन शक्ति गतिविधियों के लिए, एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, एक्टोमॉर्फ। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। 16वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रैशमर के एथलेटिक शरीर प्रकार की विशेषता क्या है साथियों, ठीक है। पतला और नाजुक संरचना, मांसल और मजबूत निर्माण, गोल और मजबूत उपस्थिति या फिर उच्च वसा का प्रतिशत होता है। क्रैशमर के जो एथलेटिक बॉडी टाइप्स होते हैं उसकी विशेषता पूछा गया है। सो क्रैशमर्स एथलेटिक बॉडी टाइप्स कैरेक्टराइज्ड बाय थिन एंड फ्रैगile structure, muscular and robust build, round and stocky appearance or high fat percentage. So which one is the correct answer of question number 16? 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। मस्कुलर एंड रोबस्ट बिल्ट होती है, मंसल और मजबूत निर्माण होता है शरीर का क्रैशमर के अनुसार। जो एथलेटिक बॉडी टाइप्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, शेल्डन के किस शरीर प्रकार में पावर लिफ्टिंग में उत्कृष्टता प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। सो ऑप्शंस आपके सामने, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एस्थेनिक। विच शेल्डन बॉडी टाइप इज मोस्ट लाइकली टू एक्सेल इन पावर लिफ्टिंग? एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एस्थेनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है, मेसोमॉर्फिक या मेसोमॉर्फ, ठीक है। शेल्डन के अनुसार शरीर प्रकार में जो पावर लिफ्टिंग में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना होती है वो मेसोमॉर्फिक टाइप के पर्सन की होती है साथियों, ओके, शेल्डन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 18, क्रैशमर के पाइकनिक प्रकार को सामान्यतः किस मनोवैज्ञानिक गुण से जोड़ा जाता है साथियों, ठीक है। सो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के साथ भावनात्मक अस्थिरता के साथ सामाजिकता और आशावाद या आक्रामकता। क्रैशमर्स पाइकनिक टाइप इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ विच साइकोलॉजिकल ट्रेट? इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, sociability and optimism or aggression. So which one is the correct answer of question number 18? 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल आप जाते हैं अगर ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही हैं, सोशलेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, सामाजिकता और आशावाद, ठीक है। क्रैशमर के जो पाइकनिक प्रकार हैं वो बेसिकली अगर देखा जाए उनका जो मनोवैज्ञानिक गुण की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है, सामाजिकता और आशावादी होते हैं, ठीक है, सामाजिक और आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, मैच द फॉलोइंग है, सही मिलान करना है हमको, कॉलम ए से कॉलम 2 को मिलाना है। शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, क्रैशमर्स क्लासिफिकेशन, बॉडी टाइप से इम्प्लीकेशंस, इनको करेक्टली मैच करना है। सो A1 का करेक्ट मैच क्या होगा साथियों,
सो शेल्डन्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट मैच आपका B1 ही होगा। ठीक है, एक्टोमॉर्फ पतला और नाजुक सहन शक्ति की गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है। तो शेल्डन ने एक्टोमॉर्फ का डिस्क्रिप्शन दिया जो कि स्लिम एंड डेलिकेटेड सूटेड फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए। क्रैशमर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका करेक्ट मैच B2 हो जाएगा साथियों। ठीक है, एस्थेनिक, थिन एंड लीन, ठीक है, पतले और दुबले। वहीं बॉडी टाइप इम्प्लीकेशंस की बात करें तो बॉडी टाइप्स हेल्प्स इन डिजाइनिंग सुटेबल फिटनेस रेगिमेंट्स। ठीक है, शरीर के प्रकार उपयुक्त फिटनेस योजनाएं बनाने में मदद करते हैं आपके बॉडी टाइप्स इम्प्लीकेशंस। सो इसका करेक्ट जो मैच हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों। ठीक है, क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा पर परिवार का मुख्य प्रभाव क्या है? ठीक है, सो व्हाट इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली ऑन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना, शारीरिक गतिविधियों के प्रति दृष्टिकोण स्थापित करना, पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना या फिर खेलों में भागीदारी को रोकना। ठीक है, शारीरिक शिक्षा पर परिवार का मुख्य प्रभाव क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली ऑन फिजिकल एजुकेशन? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, सेटिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटीज, ऑफरिंग प्रोफेशनल trainings or preventing participation in sports. So which one is the correct answer of question number 20? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। सेटिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक गतिविधियों के प्रति दृष्टिकोण को स्थापित करना, इसमें परिवार का बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, या बोला जाए तो उसका इन्फ्लुएंस होता है साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 पे 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? समुदाय शारीरिक शिक्षा में कैसे योगदान देता है? हाउ डज द कम्युनिटी कंट्रीब्यूट टू फिजिकल एजुकेशन? जो कम्युनिटी होती है फिजिकल एजुकेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं साथियों? केवल प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण प्रदान करके, सुविधाएं और प्रदर्शन और आदर्श प्रदर्शन करके, या फिर बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके, और केवल अकादमिक पर ध्यान केंद्रित करके। ओके, बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग ओनली, बाय क्रिएटिंग फैसिलिटीज एंड रोल मॉडल्स, बाय डिस्करेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज, और बाय फोकसिंग सोनली ऑन एकेडमिक्स। सो समुदाय शारीरिक शिक्षा में कैसे योगदान देता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे। बाय क्रिएटिंग फैसिलिटीज एंड रोल मॉडल्स, सुविधाएं और आदर्श प्रदान करके। ठीक है, जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं वो फिजिकल एजुकेशन में क्या कर सकती हैं? ऐसे योगदान दे सकती है। अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, स्कूल शारीरिक शिक्षा में कैसे योगदान देना है? ऊपर जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक्स आपको हेडिंग में यहाँ पर दिख जाएंगे साथियों। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सो स्कूल शारीरिक शिक्षा में कैसे योगदान देते हैं? केवल प्रतिस्पर्धी खेलों को प्रोत्साहन करना, शारीरिक फिटनेस के लिए संरचित कार्यक्रम प्रदान करना, कम सक्रिय छात्रों को हतोत्साहित करना, पूरी तरह से अकादमिक पर ध्यान केंद्रित करना। स्कूल्स कंट्रीब्यूट टू फिजिकल एजुकेशन बाय एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ओनली, providing structured programs of physical fitness, discouraging less active students, focusing entirely on academics। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है। शारीरिक फिटनेस के लिए संरचित कार्यक्रम प्रदान करना स्कूल शारीरिक शिक्षक में इस तरीके से योगदान दे सकता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के लिए स्कूल्स क्या कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, इससे वो फिजिकल एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करेंगे तो 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, परिवार शारीरिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को कैसे आकार देता है? ठीक है, हाउ डज फैमिली शेप एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन?
फिटनेस पर अकादमिक उपलब्धियों को प्राथमिकता देकर, प्रारंभिक संपर्क और प्रोत्साहन प्रदान करके, शारीरिक गतिविधियों को हतोत्साहित करके, या फिर केवल प्रतिस्पर्धात्मक सफलता सुनिश्चित करके। तो परिवार शारीरिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को कैसे आकार देता है? बाई prioritizing academic achievements over fitness, by providing early exposure and encouragement, by discouraging physical activity, or by ensuring competitive success only. So which one is the correct answer of question number 23? 23वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं आप बिल्कुल सही हैं। प्रारंभिक संपर्क और प्रोत्साहन प्रदान करके परिवार शारीरिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को आकार दे सकता है, बाय प्रोवाइडिंग अर्ली एक्सपोजर एंड एनकरेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, और 24th क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन्फ्लुएंस फैमिली, परिवार का प्रभाव, समुदाय की भूमिका, रोल ऑफ कम्युनिटी, शारीरिक शिक्षा में स्कूलों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल्स इन फिजिकल एजुकेशन। इनके हमें करेक्टली मैच करने हैं B1, B2, B3 के साथ में। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा साथियों, A1 की अगर हम बात करेंगे, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, परिवार का प्रभाव, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा B1 हो जाएगा। फैमिली हैज़ प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन, परिवार शारीरिक शिक्षा के प्रति रुझानों पर प्रमुख प्रभाव डालता है। रोल ऑफ कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इसका B2 करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिटी प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़, एनकरेजमेंट एंड रोल मॉडल, समुदाय सुविधाएं, प्रोत्साहन और आदर्श प्रस्तुत करता है। फिर A3 की अगर हम बात करें, स्कूल्स कंट्रीब्यूट फॉर फॉस्टरिंग स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड टीम वर्क, स्कूल शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। सो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना क्यों आवश्यक है? वाई इज इट एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल एजुकेशन? ठीक है, सभी गतिविधियों को मानकीकृत करने के लिए, समोवेशिता सुनिश्चित करने और भागीदारी को अधिकतम करने के लिए, कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले को समाप्त करने के लिए, या फिर व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। वाई इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल एजुकेशन, टू स्टैंडर्डाइज ऑल एक्टिविटीज़, टू इंश्योर inclusivity and maximize participation, to eliminate weak performers, or to promote competition among individuals. So which one is the correct answer of question number 25? बिल्कुल अगर आप चाहते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। समावेशिता सुनिश्चित करने और भागीदारी को अधिकतम करने के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना आवश्यक है। टू इंश्योर इंक्लूसिविटी एंड मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन, भागीदारी को ज़्यादा करना, सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण व्यक्तिगत भिन्नताओं में नहीं माना जाता है? एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इंडिविजुअल डिफरेंस से पूछा हुआ सवाल है। ताकत, गति, उम्र, वर्दी का रंग। ठीक है, विच ट्रेट इज नॉट कंसीडर्ड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस? स्ट्रेंथ, स्पीड, एज और यूनिफॉर्म कलर। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं में क्या नहीं माना जाता भाई? ताकत भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, गति भी अलग अलग होती है, उम्र भी अलग अलग होती है, वर्दी का रंग। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप डी के साथ जाते हो, यूनिफॉर्म कलर से व्यक्तिगत भिन्नताओं, भाई यूनिफॉर्म कलर सेम हो सकते हैं लोगों के, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं से क्या होगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथियों, क्या कह रहा है 27वां क्वेश्चन आपसे, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर किन कारकों से प्रभावित होता है? ठीक है, आनुवांशिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक के कारण, केवल आनुवांशिक और पर्यावरणीय के कारण, शारीरिक और आर्थिक के कारण, या फिर केवल प्रेरणा और अनुशासन के कारण। इन चारों कारकों में से कौन से कारक प्रभावित होते हैं व्यक्तिगत डिफरेंस के रूप में? ठीक है, सो इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल एजुकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फैक्टर्स? जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। ओनली genetic and environmental, physical and economic or motivational
and discipline only, motivation and discipline only. So which one is the correct answer of question number 27? 27वें का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आनुवांशिक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक, ठीक है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28वां, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? समावेशी और प्रभावी कार्यक्रम बनाने के लिए, प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए, कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हतोत्साहित करने के लिए, या फिर केवल शीर्ष प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। सो वाई इज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन? टू क्रिएट inclusive and effective programs, to eliminate competition, to discourage underperforming students, or to focus only on top performance? सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। समावेशी और प्रभावी कार्यक्रम को बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, टू क्रिएट इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में एक शिक्षक व्यक्तिगत अंतर को कैसे संबोधित करता है? एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करके, छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करके, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को अतिरिक्त ध्यान देकर, या फिर चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को समाप्त करके। So how can a teacher address individual difference in a physical education class? By designing a one-size-fits-all curriculum, by categorizing students based on their interests and abilities, by giving extra attention only to talented students, or by eliminating challenging activities. So which one is the correct answer of question number 29? एक इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों, क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करके, बाय कैटेगराइजिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 30वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिटनेस कार्यक्रम तैयार करने में कौन सा प्रकार का व्यक्तिगत अंतर सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों? शारीरिक फिटनेस स्तर, सामाजिक पृष्ठभूमि, पसंदीदा खेल, या फिर आर्थिक स्थिति? सो विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज मोस्ट क्रिटिकल इन डिजाइनिंग फिटनेस प्रोग्राम्स? फिजिकल फिटनेस लेवल, सोशल बैकग्राउंड, फेवरेट स्पोर्ट, और इकोनॉमिक स्टेटस? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30? 30वें सवाल का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल सही हैं, शारीरिक फिटनेस स्तर। फिटनेस कार्यक्रम तैयार करने के लिए तो अगर शारीरिक फिटनेस का जो लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत डिफरेंस इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एक फिटनेस कार्यक्रम तैयार करने के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से उनकी फिटनेस लेवल के हिसाब से उनका फिटनेस कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है, फिजिकल फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 30वां सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, शारीरिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर किसमें परिलक्षित होते हैं साथियों? शरीर के वजन में भिन्नताओं में, प्रतिक्रिया और प्रेरणा में प्रतिक्रिया में, प्रतिक्रिया और प्रेरणा में प्रतिक्रिया में, सामाजिक आर्थिक स्थिति में, या फिर विशिष्ट खेलों में कौशल स्तर? सो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस इन फिजिकल एजुकेशन आर रिफ्लेक्टेड इन बॉडी वेट वेरिएशंस, reaction to feedback and motivation, socio-economic status, or skills levels in specific sports. So which one is the correct answer of question number 31? अगर आप जाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ तो आप बिल्कुल सही है, प्रतिक्रिया और प्रेरणा में प्रतिक्रियाओं में, ठीक है। रिएक्शन टू फीडबैक एंड मोटिवेशन, फीडबैक में रिएक्शन क्या है, ठीक है, रिएक्शन टू फीडबैक, जो फीडबैक है उसमें क्या रिएक्शन है, और मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या होगा साथियों? ठीक है,
प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करना, समावेशी और अनुकूलन गतिविधियां प्रदान करना, बुनियादी अभ्यासों तक भागीदारी को सीमित करना, या फिर व्यक्तिगत लक्ष्यों की आवश्यकता की अनदेखी करना। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन when planning physical activities for children with disabilities? Focusing on competition, providing inclusive and adaptive activities, limiting participation to basic exercises, or ignoring the need for individualized goals. So which one is the correct answer of question number 32? 32वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे। प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एंड एडेप्टिव एक्टिविटीज़, समावेशी और अनुकूलन गतिविधियाँ प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, शारीरिक और मानसिक व्यक्तिगत अंतर खेलों में भागीदारी को कैसे प्रभावित करता है? शारीरिक और मानसिक व्यक्तिगत अंतर खेलों में भागीदारी को कैसे डिफरेंशिएट करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है साथियों? ठीक है, वे यह निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति किस खेल में भाग ले सकेगा या ले सकता है। वे यह प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति किसी खेल में कितना आनंद लेता है या आत्मविश्वास महसूस करता है। उनका खेलों में भागीदारी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता या फिर केवल शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। ओके, सो हाउ डू फिजिकल एंड psychological individual differences influence sports participation? They determine which sports a person can participate in. They affect how much a person enjoy or feels confidence in a sports, and they have no significant impact on sports participation, or they are affect a person's physical performance. क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। वे यह प्रभावित करते हैं कि व्यक्ति किसी खेल में कितना आनंद लेता है या कितना आत्मविश्वास वो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। शारीरिक और मानसिक व्यक्तिगत अंतर खेलों में इस प्रकार से भागीदारी को प्रभावित करता है साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 34, मैच ऑफ द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे तो फिजिकल ट्रेड्स, शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स और शैक्षणिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। सो A1 का करेक्ट मैच हो जाएगा B1। ठीक है, फिजिकल ट्रेड्स की बात करें, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड्स। ठीक है, ये शारीरिक लक्षण क्या है? ताकत, सहन शक्ति, लचीलापन, गति में भिन्नताएं। साइकोलॉजिकल ट्रेड्स की बात करेंगे तो B2 हो जाएगा। डिफरेंसेस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, लर्निंग कैपेसिटी, ये सब आपके मानसिक लक्षण में आ जाते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो गतिविधियों को व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए और समावेश सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट मैच हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हो जाएगा साथियों। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्टली मैच्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। 35वां क्वेश्चन आपका मोटिवेशन, प्रेरणा से रिलेटेड है। शारीरिक गतिविधियों में व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होने वाली प्रेरणा किसे कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, बाहरी प्रेरणा कहते हैं, सामाजिक प्रेरणा कहते हैं या फिर वित्तीय प्रेरणा कहते हैं? व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय द डिज़ायर फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन फिजिकल एक्टिविटीज़? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन और फाइनेंशियल मोटिवेशन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल अगर आते हैं आप ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इसको हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। शारीरिक गतिविधियों में व्यक्तिगत संतुष्टि की इच्छा से जो प्रेरित होने वाली प्रेरणा है उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं साथियों। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी प्रेरणा बढ़ाने की टेक्निक है या तकनीक है? ठीक है, पुरस्कार और पहचान प्रदान करना, आंतरिक संतुष्टि को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना या फिर आत्म सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू एनहांस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? ओके,
ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, fostering internal satisfaction, setting personal goals और providing feedback for self improvement। तो कौन सी बाहरी प्रेरणा को बढ़ाने की टेक्निक है? क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर जाते हैं आप ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है। पुरस्कार और पहचान प्रदान करना, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। छोटे प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करना प्रेरणा बढ़ाने की टेक्निक है। कौन सी प्रेरणा बढ़ाता है? छोटे और जो अचीव करने वाले जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं। सो ऑप्शंस आपके सामने, आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की प्रेरणा, या फिर केवल शारीरिक क्षमता। सेटिंग स्मॉल अचीवेबल गोल्स इज अ टेक्निक टू एनहांस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इन इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, या फिर फिजिकल एबिलिटीज ओनली। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो मोटिवेशन होती है उसे छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करने की टेक्निक होती है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रेरणाओं से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, 38वां सवाल आपसे कह रहा है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण किस प्रकार की प्रेरणा में सबसे प्रभावी है? आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, निष्क्रिय प्रेरणा, या फिर नकारात्मक प्रेरणा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन विच टाइप ऑफ मोटिवेशन? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, पैसिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38? सो आप जाते हैं अगर ऑप्शन बी के साथ, आप बिल्कुल सही है, बाहरी प्रेरणा। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण बाहरी प्रेरणा में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 39वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों आंतरिक प्रेरणा को निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा परिभाषित करता है? ठीक है, आंतरिक प्रेरणा पूछा है। पुरस्कार और मान्यता से प्रेरित प्रेरणा, व्यक्तिगत संतोष और रुचि से उत्पन्न प्रेरणा, साथियों के दबाव से प्रभावित प्रेरणा, या फिर बाहरी प्रतिस्पर्धा पर आधारित प्रेरणा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इंट्रिंसिक मोटिवेशन? A motivation driven by rewards and recognition, motivation arising from personal satisfaction and interest, motivation influenced by peer pressure, or motivation based on external competition. So which one is the correct answer of question number 39? 13वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? सॉरी, 39वें क्वेश्चन का। तो 39वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, आप बिल्कुल सही हैं। व्यक्तिगत संतोष और रुचि से उत्पन्न जो प्रेरणा होती है वो आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करती है। ठीक है, मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, which is defines intrinsic motivations best. Next question number 40, 40वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों दीर्घकालिक फिटनेस लक्ष्यों में प्रेरणा बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक सबसे ज़्यादा प्रभावी है? ठीक है, केवल मौद्रिक पुरस्कार देना, प्रगतिशील मील के पत्थर स्थापित करना, साथियों की तुलना का उपयोग करना, या फिर प्रतिक्रिया से बचना। सो व्हाट टेक्निक्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर सस्टेनिंग मोटिवेशन इन लॉन्ग टर्म फिटनेस गोल्स? ऑफरिंग ओनली monetary rewards, setting progressive milestones, using peer comparison, or avoiding feedback. So which one is the correct answer of question number 40? 40वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर बी के साथ आप जाते हैं बिल्कुल सही है। सेटिंग प्रोग्रेसिव माइलस्टोन्स, प्रगतिशील मील के पत्थर स्थापित करना, जो लॉन्ग टर्म फिटनेस के लक्ष्यों में प्रेरणा बनाए रखने के लिए ये टेक्निक सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों प्रेरणा बनाए रखने में प्रतिक्रिया की क्या भूमिका निभाती है? ठीक है,
आगे के प्रयास की आवश्यकता को कम करता है, स्पष्टता प्रदान करता है और सुधार को मजबूत करता है, या फिर दोहराव वाले कार्यों में भागीदारी को हतोत्साहित करता है, या फिर आंतरिक प्रेरणा को समाप्त कर देता है। व्हाट रोल्स फीडबैक प्ले इन मेंटेनिंग मोटिवेशन? reduce the need for further effort, provide clarity and reinforces improvement, discourages participation in repetitive tasks and eliminates intrinsic motivation. So which one is the correct answer of question number 41? 41वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं बिल्कुल सही होगा। प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड रीइंफोर्सेस इम्प्रूवमेंट, स्पष्टता प्रदान करता है और सुधार को मजबूत करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। 42वां क्वेश्चन कह रहा है टीम खेलों के लिए कौन सी प्रेरक तकनीक सबसे उपयुक्त होगी साथियों? टीम खेलों के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, साथियों को का प्रोत्साहन और समूह पुरस्कार, केवल टीम कप्तान और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर व्यक्तिगत योगदान को नज़रअंदाज करना। So which motivational technique is most suitable for team sports? Individual goal setting, peer encouragement and group rewards, only focusing on the team captain's performance or ignoring individuals contributions? So क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल अगर जाते हैं आप ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। साथियों का प्रोत्साहन और समूह पुरस्कार, peer encouragement and group rewards. Option B is the correct answer. Okay. Now next question is question number 43. 41वां सवाल आपके सामने है साथियों। शारीरिक शिक्षा में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए कौन सी प्रेरणा सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है इन चारों में से? दंड का डर, बाहरी पुरस्कार, व्यक्तिगत रुचि और आंतरिक संतोष, या फिर माता पिता का दबाव? So what type of motivation is most effective for long term engagement in physical education? Fear for punishment, external rewards, personal interest, intrinsic satisfaction or parental pressure? So which one is the correct answer of question number 43? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही है। पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंट्रेंसिक सेटिस्फैक्शन, शारीरिक शिक्षा में दीर्घकालिक भागीदारी के लिए यह प्रेरणा सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44 और 44वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन बाहरी प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ट्रॉफी जीतना, कोच से प्रशंसा प्राप्त करना, व्यक्तिगत संतोष के लिए नया कौशल सीखना, या फिर खेलों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? विनिंग अ ट्रॉफी, गेनिंग praise from a coach, learning new skill for personal satisfaction और receiving scholarship for sports? सो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। लर्निंग अ न्यू स्किल फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 45वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों शारीरिक शिक्षा में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करना, प्राप्त करना, पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करना, शारीरिक गतिविधियों का आनंद लेना इसके अपने फायदे के लिए, दंड से बचने के लिए व्यायाम करना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन फिजिकल एजुकेशन? रिसीविंग अ सर्टिफिकेट फॉर परफॉर्मेंस, competing for a prize, enjoying a physical activity for its own sake, or doing exercise to avoid punishment? So which one is the correct answer of question number 45? 45वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। एंजॉइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर इट्स ओन सेक, शारीरिक गतिविधि का आनंद लेना अपने फायदे के लिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से ये है, आंतरिक प्रेरणा का। ठीक है, बाकी जितने हैं वो सब बाह्य प्रेरणा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 46। 46वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? शारीरिक शिक्षा में लंबे समय तक, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में लंबे समय तक बाहरी प्रेरणा को बनाए रखने में मुख्य चुनौती क्या आती है? ऑब्स्टिकल्स क्या आता है मेन?
ठीक है, या आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है, या बाहरी पुरस्कारों पर निर्भरता पैदा कर सकता है, या अतिरिक्त आंतरिक प्रेरणा में वृद्धि कर सकता है, या फिर टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। व्हाट इज द की चैलेंज इन मेंटेनिंग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन फिजिकल एजुकेशन? It can lead to overconfidence. It may result in independency on external rewards. It increases intrinsic motivation, or it encourages teamwork and cooperation. So which one is the correct answer of question number 46? So the correct answer is ऑप्शन बी। अगर आप चाहते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बाहरी पुरस्कारों पर निर्भरता पैदा कर सकता है। अगर ज़्यादा बाहरी प्रेरणा लंबे समय तक बनी हुई है तो इट मे रिजल्ट इन डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक और मोटिवेशन टेक्निक्स। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा, प्रेरणा तकनीकें, इनको हमें सही से मैच करना है। सो A1 का करेक्ट मैच हो जाएगा B1। तो जो आंतरिक मोटिवेशन होगा वो व्यक्तिगत संतोष और आत्म सुधार से प्रेरित होगा। ठीक है, ड्रिवन बाय पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा की बात करेंगे तो पुरस्कार, पहचान या साथियों के दबाव से जो प्रेरित होगा वो इनकरेज्ड बाय रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन एंड पीयर प्रेशर, वो बाहरी प्रेरणा में आएगा। मोटिवेशन टेक्निक्स की बात करेंगे तो गोल सेटिंग हो गई, फीडबैक हो गया, सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस हो गया, लक्ष्य निर्धारण, प्रतिक्रिया और छोटी सफलताओं के उत्सव। सो इसमें आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, 48वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? कौन सा लर्निंग सिद्धांत कौशल विकास के लिए दोहराव और सुदृढ़ीकरण पर जोर देता है साथियों? ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, निर्माणात्मक या फिर मानवतावादी सिद्धांत। विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेस रेपिटेटिव प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्समेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट? बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48? सो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, व्यवहारात्मक सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49, 49वां सवाल आपसे कह रहा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सीखना तब तक सबसे अच्छा होता है जब कोई व्यक्ति किसी आंदोलन के पीछे का तर्क समझता है। इसका मतलब क्या है साथियों? ठीक है, दोहराव पर जोर, मानसिक जुड़ाव और समझ पर ध्यान केंद्रित करना, अभ्यास से त्वरित परिणाम, या फिर केवल शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण निर्भरता। अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव थ्योरी, learning occurs best when an individuals understand the rationale behind a movement. What does this simplify? Emphasis on repetition, focus on mental engagement and understanding, instant results from practice, or complete reliance on physical actions. सो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। मानसिक जुड़ाव और समझ पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन मेंटल एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? कौन सा सीखने का सिद्धांत दूसरों को देखकर उनकी नकल करके सीखने पर जोर देता है साथियों? ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक सीख का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सीख का सिद्धांत या फिर निर्माणात्मक सिद्धांत। सो विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स? बिहेवियरल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, सामाजिक सीख सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है दोस्तों, उसको सीखने का सिद्धांत जो होता है वो दूसरों को देखकर उनकी नकल को सीखने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करेंगे तो 51वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शारीरिक शिक्षा में निर्माणात्मक सीख सिद्धांत किस पर जोर देता है? आंदोलन के रटने पर, सक्रिय भागीदारी और अनुभवात्मक सीखने पर, अभ्यासों के दोहराने पर, या फिर समूह गतिविधियों से बचने पर? What does
The constructive theory of learning emphasizes in physical education rote memorization of movements, active engagement and experimental learning, experiential learning, repetition of drills or avoid of group activities. So which one is the correct answer of question number 51? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल सही हैं। सक्रिय भागीदारी और अनुभवात्मक सीखने पर, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ एन एक्सपीरियंटल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? संज्ञानात्मक सीखने के सिद्धांत में किसी आंदोलन के पीछे क्यों समझने से क्या सुधरता है? किसी आंदोलन, किसी मूवमेंट के पीछे क्यों समझने से क्या सुधार होता है? क्रियान्वयन और अवधारण होता है, केवल शारीरिक सहन शक्ति, मांसपेशियों का विकास होता है या फिर प्रतिक्रिया समय? नेक्स्ट, इन कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी अंडरस्टैंडिंग व्हाई बिहाइंड मूवमेंट्स इम्प्रूव्स, एक्सक्यूजन एंड रिटेंशन, फिजिकल एंडोरेंस ओनली, मसल मास डेवलपमेंट और रिएक्शन टाइम। चलिए बताइए किस में सुधार होता है? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 52 का? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। क्रियान्वयन और अवधारण, एग्जीक्यूशन एंड रिटेंशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन एंड रिटेंशन, क्रियान्वयन और अवधारण सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 53वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, सीखने का कौन सा नियम कौशल सीखने की तत्परता और इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है? थ्योरी ऑफ लर्निंग से सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। सारे की हेडिंग्स आपको यहाँ पर दे रखी हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सीखने का कौन सा नियम कौशल सीखने की तत्परता और इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर तीव्रता का नियम? विच लॉ ऑफ लर्निंग फोकस ऑन रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू लर्न स्किल? Law of effect, law of exercise, law of readiness or law of intensity? So which one is the correct answer of question number 53? तो correct answer is option C is the correct answer. तत्परता का नियम, law of readiness, यह नियम कौशल सीखने की तत्परता और इच्छा पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करें, 54वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुभवात्मक शिक्षा किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, निर्माणात्मक सिद्धांत से या फिर सामाजिक सीख सिद्धांत से? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच थ्योरी? बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी? क्या होगा 54वें क्वेश्चन का सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, निर्माणात्मक सिद्धांत, ठीक है, सबसे अधिक जुड़ी हुई है अनुभवात्मक शिक्षा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, 55वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, सीखने के व्यवहार सिद्धांत के अनुसार कौशल प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है? मानसिक समझ, पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण जरूरी है, सामाजिक बातचीत जरूरी या फिर जिज्ञासा? अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट इज एसेंशियल फॉर स्किल्स एक्विजिशन? मेंटल अंडरस्टैंडिंग, रेपिटिशन एंड रीइंफोर्समेंट, सोशल इंटरेक्शन और क्यूरियोसिटी? क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 55 का? बिल्कुल अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं बिल्कुल सही है, रेपिटिशन एंड रीइंफोर्समेंट, पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है साथियों, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? दूसरों की क्रियाओं को देखना, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, मानसिक प्रतिक्रियाएं जैसे समझ और समस्या का समाधान पर केंद्रित होना, मांसपेशी स्मृति का विकास या फिर केवल मौखिक संचार? कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग फोकस्ड ऑन observing others action, mental processes like understanding and problem solving, muscle memory development or only verbal communication? So question number 56, which one is the correct answer? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं बिल्कुल सही है, मेंटल प्रोसेस लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मानसिक प्रक्रिया जैसे समझ और समस्या समाधान सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा प्रकार का सीखना कौशल का अभ्यास तब तक करता है जब तक यह स्वचालित ना हो जाए? ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस हैं आपके, संज्ञानात्मक सीखना, निर्माणात्मक सीखना, व्यवहार सीखना या फिर प्रक्षेपीय सीखना। सो विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग अ स्किल अंटिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक? ठीक है, लर्निंग की जो स्किल्स की प्रैक्टिसिंग हो रही है वो कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक ऑटोमेटिक ना हो जाए, लर्न करने के लिए याद ना होती जाए। कॉग्निटिव लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, बिहेवियरल लर्निंग और फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल सही होगा, बिहेवियरल लर्निंग, व्यवहार सीखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 58वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, कौन सा सिद्धांत अवलोकन और नकल के परिणाम स्वरूप सीखने को समझाता है? ठीक है, निर्माणात्मक सिद्धांत, सामाजिक सीख सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहार सिद्धांत। सो विच थ्योरी एक्सप्लेन्स लर्निंग एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन? कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही होंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक सीख सिद्धांत। अगला सवाल है आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 59, 59वां सवाल है। क्या कह रहा है सवाल? विगोत्सकी के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार शारीरिक शिक्षा में प्रभावी सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जटिल कौशल का तात्कालिक अधिग्रहण, सामाजिक बातचीत और सहयोग, केवल शारीरिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना या फिर एकांत में सीखना। अकॉर्डिंग टू Vygotsky socio-cultural theory of learning, which of the following is essential for effective learning in physical education? Immediate mastery of complex skills, social interaction and collaboration, focusing solely on physical outcomes or learning insulation. सो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन, सामाजिक बातचीत और सहयोग। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, 60वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, शारीरिक शिक्षा में निर्माणात्मक सीखना को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ओके, शारीरिक आंदोलन को याद करना, सिद्धांत के माध्यम से शारीरिक अवधारणाओं को समझना, गतिविधियों के माध्यम से सीखना और अनुभव करना या फिर व्यक्तिगत अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंस कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन? मेमोराइजिंग फिजिकल मूवमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल concepts थ्रू theory, learning by doing, experiencing through activities और focusing on individual drills। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते हैं तो बिल्कुल सही होगा, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग थ्रू एक्टिविटीज़, और गतिविधियों के माध्यम से सीखना और अनुभव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मैच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है सवाल आपसे? बिहेवियरल थ्योरीज, व्यवहारिकता सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और निर्माणात्मक सिद्धांत, इनका सही मैच करना है हमको। सो बिहेवियरल थ्योरीज, व्यवहारिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका करेक्टली मैच्ड हो जाएगा आपका रेपिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट्स टू डेवलपमेंट मोटर स्किल्स, मोटर कौशल विकसित करने के लिए पुनरावृत्ति और पुनः पुष्टि। वहीं कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका सही मैच हो जाएगा P1। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड मूवमेंट्स फॉर बेटर एग्जीक्यूशन, आंदोलन को बेहतर ढंग से निष्पादित करने के लिए क्यों का समझना। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की बात करें B2 सही हो जाएगा, शारीरिक गतिविधियों में अनुभवात्मक सीखने और सहयोग पर बल देना। ठीक है, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कोलैबोरेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा साथियों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 62 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या कह रहा है आपसे? सीखने का कौन सा कानून सीखने के लिए तत्परता के महत्व पर जोर देता है? लॉ ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सवाल है साथियों। अभ्यास का कानून, प्रभाव का कानून, तत्परता का कानून या फिर प्रेरणा का कानून, है ना। लॉ ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग
बताइए इसके महत्व पर कौन सबसे ज़्यादा जोर देता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ मोटिवेशन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर? तत्परता का कानून या नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस बोल सकते हैं इसको, कानून की जगह नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, 63वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, एक बेहतरीन सवाल है। अभ्यास के दौरान अभ्यास के कानून या नियम के अनुसार अभ्यास से कौशल में सुधार होता है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, केवल शारीरिक कौशल में सुधार हो सकता है, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कौशल जन्मजात होते हैं, इन्हें विकसित नहीं किया जा सकता, या फिर बिना प्रयास के कौशल में सुधार होता है। ठीक है, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट practice leads to skill improvement, and what does this simplify? Only physical skills can be improved. The more you practice, the better you perform. Skills are innate and cannot be developed, or skills improve without effort. सो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। टू मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें तो 64वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 64। सीखने का कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि सुदृढ़ीकरण के बिना अभ्यास कम प्रभावी होता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, कानून, अभ्यास का नियम, या फिर तीव्रता का नियम? विच लॉ ऑफ लर्निंग सजेस्टेड दैट प्रैक्टिस विदाउट रीइंफोर्समेंट लेस इफेक्टिव? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इंटेंसिटी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64? क्या होगा सही जवाब 64वें क्वेश्चन का? तो बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 65, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीखने का स्थानांतरण सबसे प्रभावी रूप से तब होता है जब सीखे गए कौशल संदर्भ में समान होते हैं, शिक्षार्थी असंबंधित कौशल का अभ्यास करता है, कौशल को किसी भी संज्ञानात्मक समझ की आवश्यकता नहीं होती, या फिर स्थानांतरण पूरी तरह से अलग गतिविधियों में किया जाता है। So transfer of learning occurs most effectively when the skills learned are similar in context. Learners practices unrelated skills required no cognitive understanding, or transfer is attempted in completely different activities. So which one is the correct answer of question number 65? So the correct answer is option A is the correct answer. Skills related are similar in context. सीखे गए कौशल संदर्भ में समान होते हैं, तब जो होता है वो सीखने का स्थानांतरण सबसे प्रभावी होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीखने के नकारात्मक स्थानांतरण की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा साथियों? एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को सॉकर खेलने में कठिनाई होती है, एक जिम्नास्ट लचीलापन बढ़ाने के कारण तैराकी में सुधार करता है, एक धावक साइकिलिंग का अभ्यास करने के बाद सहनशक्ति को बढ़ाता है, या फिर एक धावक योग से कुशल सांस लेने की तकनीक अपनाता है? विच एग्जाम्पल इज बेस्ट illustrate the concept of negative transfer of learning? A basketball player struggles to adapt to playing soccer. A gymnast improves in swimming due to improved flexibility. A runner increases stamina after practicing cycling. A sprinter adopts efficient breathing techniques from yoga. So 66वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर जाते हो आप ऑप्शन ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी को सॉकर खेलने यानी फुटबॉल खेलने में कठिनाई होती है। ये नेगेटिव ट्रांसफ़र की अवधारणा का सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा। बिल्कुल बास्केटबॉल हाथ से खेला जाता है, सॉकर यानी फुटबॉल आपके पैर से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? सीखने में तीव्रता का कानून यह बताता है कि जब अनुभव स्पष्ट और नाटकीय होते हैं तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। कौशल में महारत हासिल करने के लिए पुनरावृत्ति प्रमुख होती है। केवल धीरे धीरे अभ्यास करने में सफलता मिलती है। सीखना बिना प्रयास के निष्क्रिय रूप से होता है। द लॉ ऑफ इंटेंसिटी इन लर्निंग हाईलाइट्स दैट लर्निंग मोर इफेक्टिव व्हेन एक्सपीरियंसेस आर विविड, ड्रामेटिक,
रेपिटेशन इज द की ऑफ स्मॉल is the key mastery. Only gradual practice leads to success, or learning occurs passively without effort. So which one is the correct answer of question number 67? सो अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। जब अनुभव स्पष्ट और नाटकीय होते हैं तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। यह आपका तीव्रता का नियम बताता है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा उदाहरण सीखने को सकारात्मक स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। विच एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? एक नर्तक योग में संतुलन तकनीकों को लागू करता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता है। एक भारोत्तोलक ताकत के कारण तैराकी में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। या फिर एक धावक साइकिल चलाना सीखने के लिए संघर्ष करता है। ए डांसर अप्लाइज बैलेंस टेक्निक्स टू योगा। अ क्रिकेट प्लेयर स्ट्रगल्स टू अडॉप्ट to tennis. A weightlifter excels in swimming due to strength, or a runner struggles to learn cycling. Important question है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। जब एक डांसर योग में संतुलन टेक्निक्स को लागू करता है, ये एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है साथियों, सीखने का स्थानांतरण सबसे कम संभावना कब होती है? जब दो कार्य समान कौशल को साझा करें, शिक्षार्थी दोनों गतिविधियों में रुचि की कमी करता है, या फिर एक गतिविधि में उच्च संज्ञानात्मक भार शामिल है, या फिर एक कार्य दूसरे कार्य को सरल संस्करण है। एक कार्य दूसरे का सरल संस्करण है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज लीस्ट लाइकली अकर्स व्हेन two tasks share similar skills. The learner lacks interest in both activities. One activity involves a higher cognitive load, or one task is simplified version to the other. So क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। द लर्नर लैक्स इंटरेस्ट इन बोथ एक्टिविटीज। शिक्षार्थी दोनों गतिविधियों में रुचि की कमी करता है, तो सीखने का स्थानांतरण सबसे संभावना उसकी क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। 70वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथी, कौन सा कारक गतिविधियों के बीच सीखने के स्थानांतरण को बढ़ाता है? कौशल के बीच समानता की कमी, समान गति पैटर्न और सिद्धांत, अन्य के साथ इसे संबंधित किए बिना एक कौशल का अभ्यास करना, या फिर प्रतिक्रिया की अनदेखी करना। विच फैक्टर इन्हांसेस द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिटवीन एक्टिविटीज? लैक ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन स्किल्स, similar movement patterns and principles, practicing one skill without relating it to others, or ignoring feedbacks. So क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हैं बिल्कुल सही है। सिमिलर मूवमेंट पैटर्न्स एंड प्रिंसिपल्स, समान गति पैटर्न और सिद्धांत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 71 मैच ऑफ द फॉलोइंग के साथियों। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ हमें मैच करना है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। सो इसको हमें सही से मैच करना है। अगर हम बात करें A1 की लॉ ऑफ रेडीनेस की, तो लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का जो नियम होगा वो तैयारी से सीखने में तेज़ी आती है इससे। ठीक है, B3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिपेयर्डनेस एनहांसेस लर्निंग। वहीं अगर हम बात करें लॉ ऑफ एक्सरसाइज की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका B2। प्रैक्टिस लीड्स टू स्किल इंप्रूवमेंट, अभ्यास से कौशल में सुधार होता है। लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स लर्निंग, सकारात्मक पुष्टि से सीखने को मजबूत कर देगा। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके साथियों, सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स को डिस्कस किया, जो कि आपकी यूपीटीजीटी सिलेबस के फर्स्ट पार्ट से लिए गए। तभी इसके और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, वो अगली क्लास पे आएंगे। ऐसी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी यूपीटीजीटी से रिलेटेड। जो भी साथी थ्योरी क्लास से इंटरेस्टेड है, थ्योरी क्लासेस अपलोडेड है, उसकी प्लेलिस्ट डली हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही जो भी इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। अगेन नोट्स आपको 3 से 4 दिन के अंदर अवेलेबल होने लग जाएगी। जो भी साथी नोट्स चाहते होंगे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज फॉर
नोट्स लिखकर भेजें, उनको अच्छे रिलायबल दामों में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। और एक और इन्फॉर्मेशन है साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 की क्लासेस भी इसी में स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी भी क्लासेस आपको कल से मिलने लगेंगी। सो अगेन, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।